आज हम लोग देखेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसका सूत्र होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u एंड μ2 माइनस μ1 बाई r। ये आपको प्रूफ करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्जाम के व्यू से। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होता है, हर एक बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। 100% ये आने वाला है, 100% एकदम ये आने वाला है। चलिए देखते हैं। माना कि कोई एक सरफेस है S1 एंड S2, जिसके दाहिने तरफ एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। मान लीजिए कि इसके बाएं की तरफ μ1 अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम है और इस सतह के दूसरी ओर μ2 अपवर्तनांक वाला दूसरा माध्यम रखा गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो सरफेस है, इसका हमारा एक हम लेते हैं ध्रुव है, S1 और S2 सतह का ध्रुव है P, और इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं कि C है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष पर माना कि यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलेगी तो कहाँ चली? O से चलकर A बिंदु पर आपतित हुई, A बिंदु पर पड़ी। तो यहाँ से क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें पहला माध्यम में चल रहा होगा तो सीधे चलेगा, लेकिन जैसे ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, दूसरे माध्यम के अनुसार ढल जाएगा, उसी के अनुसार तरंग दैर्घ्य, उसकी चाल, उसकी पथ बदल जाएगी। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो या तो अभिलंब से दूर भागता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब खींचने के लिए हमें C से इसे मिला दिया करते हैं। C से मिला देंगे तो क्या होगा? ये अभिलंब का काम करेगा। मान लीजिए कि अभिलंब n है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। C से जो रेखा जाती है वह सतह पर क्या होती है? अभिलंबवत होती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि कोई सर्किल का स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो होती है लंब होती है, उसी प्रकार से यह सरफेस एक गोलाकार सरफेस है और इसका केंद्र मान लेते हैं कि ये है, और यहाँ से केंद्र से किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर यहाँ भी डालेंगे तो ये लंब होगा, यहाँ भी डालेंगे तो लंब होगा, तो यहाँ भी डालेंगे तो लंब ही होगा, अर्थात यहाँ पे अभिलंब का काम करेगा। इसलिए हमने C से इसको A को मिलाया है, तो ये अभिलंब हो गया। लेकिन इस तरह के ये जाने वाली जो है, ये इसका ओरिजिनल पथ होगा, ये ओरिजिनल होगा, ये इसका ओरिजिनल पथ है। और जैसे वह एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश जाएगा, या तो अभिलंब से दूर भागेगा या अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो हम मान लेते हैं कंडीशन कि μ1 और μ2 में कंडीशन ये है कि μ2 सघन है और μ1 विरल है, अर्थात μ2 का घनत्व ज़्यादा होगा और μ1 का घनत्व कम होगा, अर्थात μ2 का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, μ1 का अपवर्तनांक कम होगा। इसलिए यह अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अभिलंब की ओर झुक करके इस तरह से जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा और ऐसे जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। और इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि यह जब इधर जाएगा तो ये प्रधान अक्ष को कभी नहीं काटेगा। जब प्रधान अक्ष को कभी नहीं काटेगा तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे ऐसे। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे पीछे बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आके काटे, इसका इमेज बनेगा यहीं पे आई पे। यानी मान लेते हैं कि O से प्रकाश की किरणें निकली, A पर आपतित हुई
और यह अभिलंब की ओर मुड़ करके बी दिशा में चली गई, बी दिशा में चली गई जो रिफ्लेक्टेड है, और ये हमारा ओरिजिनल पथ था, इसीलिए यहाँ पे इसका इमेज बना। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस गोलीय सतह का सी से दूरी जो है उसको हमने क्या ले लेते हैं, आर त्रिज्या है। इमेज से पोल की दूरी क्या होता है, इमेज की दूरी, और वस्तु से पोल की दूरी, वस्तु की दूरी यू। ठीक, इसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ और मानेंगे, जहाँ पे यहाँ पे एक एंगल बन रही है, यहाँ पे एक एंगल बन रही है, यहाँ पे एक एंगल, इसको हम ले लेते हैं अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। इन तीन एंगल के सहारे ये सभी बनेगा, और यहाँ से हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं ताकि राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एल। इसके बाद से मान लीजिए कि ये आपतित किरणें हैं और ये अभिलंब है, तो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको मान लेते हैं कि आई है, ये वाला दोनों एंगल मिलाकर क्या हो गया, आई हो गया, और ये वाला एंगल जो होगा अपवर्तित किरण हो जाएगा आर, ये वाला, जब ये वाला अपवर्तित किरण होगा आर, तो इसके सामने, इसके जो सामने जो होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा ये सिंगल, ये भी होगा आर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज बनेगा। इन तीनों त्रिभुज के हिसाब से क्या होगा, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ओ ए एल में ओ, देखिए अल्फा, यहाँ अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे जो गामा बन रहा है तो हम त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज अल्फा बीटा गामा, गामा को हमने ऐसा लेते हैं, त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी, यानी बनाकर यहाँ दिखाते हैं त्रिभुज ओ, यहाँ पे ए और यहाँ पे जो डॉटेड है सी, ए ओ ए सी, ये हमारा अल्फा हो गया, ओ ए सी ये अल्फा हो गया, और यहाँ पे गामा है, और ये दोनों मिलाकर कितना बना रहा है, आई कोण बना रहा है। यानी इस त्रिभुज में एक कोण बाहर है, 2 कोण अंदर है, ये कोण यहाँ मालूम नहीं है। तो एक प्रमेय होता है कि किसी त्रिभुज के जो बाहरी कोण होता है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये बाहरी कोण z है, ये x है, ये y है, तो z की वैल्यू जो होती है यह x और y के योगफल के बराबर होती है, अर्थात बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के बराबर होती है, सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होती है। इसीलिए इस त्रिभुज में देखेंगे तो गामा का वैल्यू अल्फा प्लस आई होगा। यहाँ से अगर आई को हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, आई को निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, हमें आई निकालना है तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई। तो आई इधर ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं, इधर लिखते हैं आई, इक्वेशन हमारा निकल गया, यानी आई की वैल्यू निकल गई। उसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज यहाँ से अब देखेंगे यहाँ वाला त्रिभुज जिसमें आर बन रहा होगा, इसमें आर बन रहा है, तो आर इसमें बन रहा है, तो इस त्रिभुज को देखेंगे आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में, इस त्रिभुज में भी वही ऑब्जर्वेशन करेंगे, वही रूल लगेगा। यहाँ से आपको ऐसे जा रहा है, ये हो गया आई, ये हो गया ए और ये हो गया सी, यहाँ पे बन रहा है बीटा और यहाँ पे बन रहा है आई, यहाँ पे गामा। अब यहाँ पर देखना है इसी तरह से जिस तरह से पहले नियम लगा है, ये फिर गामा क्या होगा, बीटा और आई के, ये आर बन रहा है, सॉरी ये आर बन रहा है, बीटा और आर के योगफल के बराबर होगा, अर्थात गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आर। देखिए दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, ये गामा है, आइए आर है, थोड़ा सा दोनों में अच्छा से बनाइएगा, आर है, ठीक है। या आर हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं, इसको आर को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से आर बना लेते हैं, इस तरह से आर थोड़ा सा अलग,
ये आर हो गया। ऐसे ही रहना चाहिए, आर है, चलिए देखते हैं अब क्या होगा। आर को इधर लाएंगे या बीटा को इधर लाएंगे। तो बीटा को लाएंगे तो हमको आर निकालना है, आर निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, तो ये क्या बचेगा आर। तो आर इधर ना लिख करके हमने आर इधर लिख दिया, आर बराबर गामा माइनस बीटा। ये दोनों वैल्यू जब निकल गई, अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। अब स्नेल के नियम से ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्नेल के नियम बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, क्या होता है म्यू 1 2, यानी प्रकाश किस में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए म्यू 1 2 होगा। म्यू 1 2 को लिखते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1, और म्यू 2 बाई म्यू 1, अर्थात साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब देखिए, यदि हम इसको मान ले, यदि आई तथा आर का मान बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा, तो साइन आई का मान क्या होता है, साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। इसलिए यहाँ पे आई बटा आर इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1 हो जाएगा, यानी आई म्यू 1 बराबर आई 2 आर म्यू 2। ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में आई और आर का मान रखिएगा, आई तथा आर का मान रखने पर, चलिए आई और आर का मान रखते हैं, तो क्या है म्यू 1 है और आई है, तो आई का मान है गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या है म्यू है, म्यू 1 यहाँ पे हो जाएगा, बीटा के आर के जगह पर गामा माइनस बीटा म्यू 2। अब इसका हम वैल्यू भरेंगे, तो एक चीज जानिएगा, यहाँ पे थीटा के यदि अल्फा बीटा तथा गामा छोटा हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा, तो tan अल्फा होगा तो ए एल बटा ओ एल। देखिए इस त्रिभुज में tan लेते हैं, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, ए ओ ए एल में tan अल्फा बराबर होगा ए एल बटा ओ एल। उसी तरह से बीटा बराबर लेंगे तो क्या होगा, tan बीटा बराबर ए एल बटा आई एल, यानी इस त्रिभुज में देख रहे हैं ना, बीटा इसमें बन रहा है, तो आई ए एल वाला त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें लंब का काम करेगा ए एल और बेस का काम करेगा आई एल, यानी बीटा बराबर tan बीटा इक्वल टू ए एल बाटा आई एल, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर ए एल बाटा सी एल। ये वाला त्रिभुज में गामा बचना है, तो उसी तरह से ये होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भर दें, इसकी जब वैल्यू भरते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ए एल बटा अल्फा का मान भर रहे हैं, गामा का मान भर रहे हैं, ए एल बटा सी एल माइनस इसका क्या मान है, अल्फा का ए एल बटा ओ एल, और इसका है म्यू 1, इसका वैल्यू लीजिए तो ए एल बटा सी एल माइनस बीटा का वैल्यू ए एल बटा
IL और क्या हो जाएगा μ2। अब इसमें से देख रहे हैं कि सबके ऊपर IL है, AL है, AL कॉमन निकल जाएगा, तो AL कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा AL 1/CL माइनस 1/OL μ1 और AL 1/CL माइनस 1/IL μ2। AL कट गया। अब इसकी वैल्यू भर देते हैं Cl की, तो Cl की वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक बहुत छोटा हो तो L बिंदु P पर होगा, अर्थात क्या होगा 1/CL को Cp माइनस 1/OP और μ1 बराबर 1/CL को बोलेंगे Cp, जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ P डाल देंगे, IP और μ2। इसके बाद अब इसका वैल्यू भरेंगे, Cp की वैल्यू क्या होगा, C से लेकर P की वैल्यू R भरेंगे, यानी 1/-R, चूंकि लेफ्ट की दूरियां सभी माइनस में मापते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/OP से लेकर क्या हो जाएगा O से लेकर के P तक को U कहते हैं, तो क्या भरेंगे -U और μ1 बराबर I, फिर यहाँ पे 1/Cp तो 1/-R माइनस 1/IP, I से लेकर के P तक की क्या कहेंगे -V हो जाएगा μ2। चलिए अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं μ1 ग्रेटर देन लेस देन μ2। तो क्या होगा, यहाँ पे इस μ1 से गुणा कर देते हैं, तो μ1/R माइनस माइनस प्लस μ1/U बराबर, यहाँ μ2 से गुणा कर देते हैं, तो μ2/-R प्लस μ2/V। अब इसको हम लोग इसी तरह से सजाएंगे, किस तरह से, इस तरह से, जैसे R है एक साइड बोलेंगे, इसको R को एक साइड बोलेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, जब ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो μ2/R ये माइनस में है तो μ1/R, उधर है μ2/V, इधर जाएगा ये μ1/U, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा R, तो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2/V माइनस μ1/U। इसको सजा दीजिए, उधर के इधर कर लीजिएगा, μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। यही फॉर्मूला प्रूफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रट जाइए एक बार में, एकदम एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बनाना है इसको बना जाइए। ठीक है, थैंक यू।